कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अचानक ही संजीवनी निवास में कोई जोर से चिल्लाया। ये चिल्लाना किसी और का नहीं बल्कि सृष्टि का था, जो डिस्ट्रॉयर बोलते हुए चिल्ला रही थी। सृष्टि अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई कांप रही थी। उसका हाथ आगे की तरफ था, जैसे वो कुछ रोकने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा तुरंत बेड से उठी और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास लेकर सृष्टि के करीब होते हुए बोली, तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा क्या सृष्टि? सृष्टि ने हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। अब जाकर वो अपने होश में आई थी और अब जाकर उसे ये महसूस हुआ था कि वो कोई सपना देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे तो त्रिशा ने जल्दी से उसे संभाला और बोला, क्या यार, मुझे समझने नहीं आता तुम ऐसा सपना क्यों देखती हो जिसके बाद ना सिर्फ तुम बल्कि मैं भी डर जाती हूँ। देखो मेरी धड़कन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने सीने पर रखा। सृष्टि को ना सिर्फ उसकी बल्कि अपनी भी बढ़ती हुई धड़कनें महसूस हो रही थी। आज उसने एक बार फिर से वही सपना देखा था जो पिछले 5-6 महीनों से वो देख रही थी, जिसमें प्रलय उसके बेबी को उससे छीन कर लेकर जा रहा था। त्रिशा उसे संभालते हुए बोली, कोई तुम्हारे बेबी को तुमसे छीन कर नहीं लेकर जाएगा सृष्टि। ये जिद्दी बेबी तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम डरना छोड़ दो। सृष्टि रोते हुए बोली, लेकिन अगर मेरा ये पूरा सपना सच हो गया तो? अगर मिस्टर राणा? ये बोलते बोलते वो अचानक रुक गई। त्रिशा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर राणा? मिस्टर राणा कौन? सृष्टि ने तुरंत उससे अपनी नज़रें हटा ली और बोली, कोई नहीं, मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। ये बोलकर वो वापस बेड पर लेट गई। आज तक उसने कभी भी प्रलय का नाम नहीं लिया था। जब भी त्रिशा या संजीवनी जी उससे उसके पति के बारे में पूछती तो वो बेस उसका नाम डिस्ट्रॉयर लेती थी। आज तक उसने कभी भी प्रलय का रियल नाम किसी के सामने नहीं लिया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को प्रलय के बारे में पता चले और प्रलय को उसके बारे में पता चले। जब आज से 6 महीने पहले उसने प्रलय की सच्चाई पता चली थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो प्रलय को हॉस्पिटल बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले कि प्रलय हॉस्पिटल पहुंचता, उससे पहले ही सृष्टि वहां से निकल चुकी थी और निकलते ही वो सीधा बस स्टैंड पर आई और उन सब में पहली बस जो मिली वो उस पर बैठ गई। लेकिन जब मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो बस से नहीं उतरी तो ड्राइवर और कंडक्टर हैरान थे। लेकिन उन्हें तो अपने बस को वापस दूसरी मंजिल पर लेकर जाना था, तो उन्होंने सृष्टि को उतरने के लिए कहा। सृष्टि बस से तो उतर गई, लेकिन अभी भी उसके पास ना कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कोई रिश्तेदार जिसके पास वो जाती। बस से उतरने के बाद उसे पता चला कि वो शिमला पहुंच चुकी है। वो यूं ही वहां की गलियों में भटकने लगी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और जब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके। वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो बीच सड़क में वहीं बेहोश होकर गिर गई। और जब उसकी आंखें खुली तो वो संजीवनी निवास में थी, जहां घर पर संजीवनी जी और त्रिशा मिली। संजीवनी जी के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और त्रिशा उनकी ही बेटी थी, जो सृष्टि की ही हम उम्र थी। वर्तमान में सृष्टि अपने बेड पर लेट चुकी थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वो रोते हुए बोली, मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी बेबी। आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, और आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं किसी को भी आपके पास नहीं आने दूंगी। आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जो आंखों के किनारों से होते हुए तकिए को भिगो रहे थे। वहीं उसकी हालत देखकर त्रिशा को बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ देर यूं ही सृष्टि को देखती रही और फिर जब सृष्टि सो गई तो वो साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर अपने रूम से बाहर आई। बाहर आते ही उसने किसी को कॉल किया। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुई वो तुरंत बोली। आज फिर से सृष्टि को वही बुरा सपना आया। उसकी बात सुनकर सामने वाले के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमे लेकिन बेहद गहरी आवाज़ में बोला, लगता है अब वो सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। त्रिशा मायूस होकर बोली, प्लीज़ भाई मत कीजिए ना ऐसा। सामने वाला शख्स तुरंत बोला, तुम बहन हो मेरी, मैं नहीं चाहता मैं तुमसे ऐसा वैसा कुछ कहूँ जो तुम्हें भी बुरा लगे।
और मुझे भी सही ना लगे, इसलिए प्लीज़ कभी हम दोनों के बीच मत आना। तुम्हें सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसके अलावा तुम्हें ना ही कुछ सोचना है और ना ही कुछ करना है। ये बोलकर उस शख्स ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उस अंधेरे भरे कमरे में जहाँ पर वो तकरीबन 1 घंटे से बैठा था उसकी लाइट ऑन की। वो शख्स कोई और नहीं, प्रलय था। प्रलय ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर अपना फ़ोन साइड में रख दिया। उसने टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और सीधा उसे अपने होठों से लगा लिया। उसकी आंखें, जो अब तक बिल्कुल नॉर्मल थी, अब धीरे धीरे बेहद लाल होने लगी। जब तक वो पूरी बोतल खाली नहीं हो गई तब तक उसने उस बोतल को अपने होठों से हटाया नहीं था। जैसे ही वो बोतल ख़त्म हुई उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल जब अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखों का रंग एकदम लाल हो चुका था। उसके अगले ही पल उसने वो बोतल जोर से नीचे ज़मीन पर फेंकी और गुस्से से कांपते हुए बोला, आई हेट यू यूनिवर्स, आई हेट यू। ये बोलकर उसने ज़ोर से अपना हाथ सामने कांच की टेबल पर मारा और अगले ही पल वो कांच का टेबल चकनाचूर हो गया। अपनी जगह पर बैठा प्रलय गुस्से से बेहिसाब काँप रहा था और उसने अपने हाथ सोफे पर कसे हुए थे। उसके चेहरे की नसें एकदम उभरी हुई थी और एसी चलने के बाद भी उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो अपनी जगह से उठा और अपने बेड की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया उसके कदम लड़खड़ा गए और हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई। नीचे पूरा कांच बिखरा हुआ था जिसकी वजह से कांच का टुकड़ा उसके पैर पर चुभा। हालांकि चोट तो उसे उस कांच ने दी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा सृष्टि के लिए झलक उठा था। वो उस कांच पर चलते हुए ही बेड पर आया और लगभग से गिरते हुए बेड पर लेट गया तो ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें डर लगता है ना यूनिवर्स कि मैं तुमसे तुम्हारा बेबी छीन लूँगा, वो बेबी जो सिर्फ मेरा है। आज तक मैंने तुम पर हमेशा नज़र रखी है। बेशक से मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने थी। तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें हर पल देखा है। बस एक बार से मेरा बेबी तुमसे वापस ले लूँ, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। अब इस प्रलय राणा की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आई जस्ट हेट यू सृष्टि, आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर उसने धीमे धीमे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पल में वो गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे। सृष्टि डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और संजीवनी जी उसे नाश्ता खिला रही थी। आज उन्होंने सृष्टि के लिए स्पेशली पोहा और फ्रेश जूस बनाया था। सृष्टि ने थोड़ा सा पोहा खाया, लेकिन उसके बाद उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसका पेट इतना बढ़ चुका था कि उससे अब ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। तभी संजीवनी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या पोहा? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं माँ, पोहा अच्छा है, बस पता नहीं क्यों मुझसे नहीं खाया जा रहा। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, पर पहले मुझे ये बताओ कि क्या मुझे आज बेबी को देखने को मिलेगा? उसकी बात सुनकर संजीवनी जी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें अल्ट्रासाउंड में बेबी देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी वो बेबी तुम्हारे हाथों में भी होगा। संजीवनी जी की बात सुनकर त्रिशा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। त्रिशा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कभी कभी त्रिशा बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती थी। वहीं त्रिशा उसके सामने बैठी फ़ोन पर प्रलय को मैसेज कर रही थी। हालांकि सृष्टि को हॉस्पिटल लेकर जाना उसके इंस्ट्रक्शन प्रलय ने ही उन्हें दिए थे, लेकिन वो बस प्रलय को अपना टाइम कंफर्म कर रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि और त्रिशा दोनों कैब में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल के अंदर जाकर सृष्टि का चेकअप हो रहा था। डॉक्टर उसके पेट का अल्ट्रासाउंड कर रही थी और सामने स्क्रीन पर बेबी दिखाई दे रहा था। बेबी को देखते हुए एक बार फिर से सृष्टि को प्रलय की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय कहीं उसके आसपास ही हो, और इस वक्त उसे डर नहीं बल्कि एक सुकून सा महसूस हो रहा था जो शायद वो रियलाइज़ नहीं कर रही थी। लेकिन उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि ये पल उसके लिए कितना सुकूनदायक है। डॉक्टर सृष्टि की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, किसी भी वक्त तुम्हें लेबर पेन हो सकता है सृष्टि, अब तुम डिलीवरी के लिए रेडी रहना। उसकी बात सुनकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और फिर कुछ देर बाद वो चेकअप रूम से बाहर की तरफ आ गई। वहीं उसके बाहर आते ही कर्टन के पीछे से प्रलय बाहर निकला। वो अंदर बैठा ही सामने स्क्रीन पर अपने बेबी को देख रहा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली,
बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है मिस्टर राणा। हालांकि सृष्टि को देखकर लगता नहीं कि वो इतनी हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। वो खुद भी ढंग से खाती पीती नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बेबी का खाना पीना कहीं बाहर से ही होता है। मानना पड़ेगा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग डैड। और हाँ, अब बेबी की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, आप भी तैयार रहिएगा। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। प्रलय ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोला, तैयारी करने का वक्त आपका है डॉक्टर, क्योंकि बेबी किसी भी वक्त नहीं बल्कि बेबी की डिलीवरी का वक्त हो चुका है। आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सच में एक स्ट्रॉन्ग डैड देखेंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बोलकर प्रलय ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर वहाँ से बाहर की तरफ आ गया, जहाँ सृष्टि हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। इस वक्त प्रलय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और आंखों की चमक बता रही थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठी त्रिशा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है क्या? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो हमेशा उससे बोलती थी कि उसका गोलगप्पे खाने का मन करता है, लेकिन वो कभी भी उसे नहीं खिलाती थी। और आज वो खुद से उससे पूछ रही थी तो तुरंत बोली, सृष्टि तुम ठीक तो हो ना? त्रिशा भी जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है या नहीं। सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया। त्रिशा ड्राइवर को देखते हुए बोली, प्लीज़ भैया गाड़ी अगले चौक पर रोक दीजिएगा, हमें 10 मिनट लगेंगे वहाँ पर। ड्राइवर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कुछ मिनट बाद गाड़ी चौक पर आकर रुकी और त्रिशा और सृष्टि गाड़ी से बाहर निकले। अभी वो दोनों सामने स्ट्रीट फूड की लगी हुई स्टॉल्स की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से ही सृष्टि के कदम रुक गए। वो कांपने लगी थी और उसकी नज़र सामने खड़े हुए प्रलय पर थी। सृष्टि ने जैसे ही अपने सामने प्रलय को देखा वो एकदम हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय उसके सामने है। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। उसकी आंखें भी सामने की तरफ टिकी हुई थी और उनमें नमी तैरने लगी। तभी त्रिशा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो ना मेरे साथ, अब तुम्हें गोलगप्पे नहीं खाने क्या? जैसे ही त्रिशा ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा, सृष्टि एकदम से डर गई थी, लेकिन उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर त्रिशा की तरफ देख सके। त्रिशा अब खुद उसके सामने आई और बोली, क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और तुम यहाँ क्यों रुक गई? चलो ना मेरे साथ, वरना हमें और भी ज़्यादा देरी हो जाएगी, हमें जल्दी घर भी पहुँचना है। उसने अचानक ही त्रिशा का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज़ में बोली, चलो चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। बोलते हुए वो वापस कैब की तरह बढ़ रही थी, जबकि त्रिशा हैरानी से उसे देख रही थी। वो उसे रोकते हुए बोली, अरे क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? सृष्टि आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने कहा ना तुमसे, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रॉयर को देखा, वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे। त्रिशा गुस्से से बोली, स्टॉप दिस सृष्टि, तुम हर बार यही बात कहती हो कि तुम्हारे डिस्ट्रॉयर तुमसे तुम्हारा बेबी छीन कर ले जाएंगे, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो वो तुमसे तुम्हारा बेबी छीन कर ले जाएंगे? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वो यहाँ पर कहीं है भी जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो? सृष्टि तुरंत बोली, हाँ हाँ वो यहीं पर है, अभी मैंने उन्हें देखा है, वो सामने। त्रिशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे वापस सामने की तरफ घुमाते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे अपना डिस्ट्रॉयर दिखाओ, आखिर मैं भी उसे देखूं कि वो है कौन जो तुमसे तुम्हारा बेबी छीन कर ले जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पास ना होकर भी इतना ज़्यादा डराता रहता है, जिसके पास ना होकर भी तुम इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती हो कि भूल जाती हो कि तुम किस हालत में हो। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि की नज़रें सिर्फ सामने की तरफ थी, जहाँ पर उसने प्रलय को देखा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर प्रलय को ना देखकर वो और भी ज़्यादा चौंक गई थी। आज तो मैं भी तुम्हारे डिस्ट्रॉयर से मिलकर रहूँगी और देखना कैसे मैं उसकी वाट लगाती हूँ जो तुम्हें इतना ज़्यादा डराता रहता है। सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, पता नहीं वो यहीं कहीं थे, लेकिन अब नहीं पता। त्रिशा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, यू नो व्हाट सृष्टि, तुम ना पागल होने लगी हो, तुम जो ये सारी रात सोती नहीं हो ये उसका असर है।
तुम्हें नींद में भी तुम्हारा डिस्ट्रॉयर नज़र आता है और जागते हुए, चलते हुए, खाते हुए, हर जगह तुम्हें तुम्हारा डिस्ट्रॉयर ही नज़र आता है। अब प्लीज़, अगर तुम्हारा डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। वो अभी भी चोर नज़रों से इधर उधर देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय सच में उसके आसपास हो। कहीं वो सिर्फ आपसे नहीं बल्कि काफ़ी देर से प्रलय को अपने आसपास महसूस कर रही थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा यकीन करो त्रिशा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे डिस्ट्रॉयर नज़र आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे मेरे बच्चे को छीनने के लिए आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती। ज़रूर वो मेरे आसपास ही कहीं है। मैं उन्हें फील कर सकती हूँ। मेरा दिल झूठ नहीं बोल रहा है, ये उन्हें महसूस कर सकता है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसकी बातें सुनते हुए प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर रही थी। त्रिशा का फ़ोन होल्ड पर था और उस पर प्रलय का कॉल चल रहा था। प्रलय सृष्टि की सारी बातें सुन रहा था। सृष्टि एक बार फिर से रोते हुए बोली, तुम्हें लग रहा होगा कि शायद ये सब मेरी गलतफहमी है, लेकिन गलतफहमी एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। मैंने उस स्ट्रीट फूड मार्केट में भी डिस्ट्रॉयर को देखा था और अब भी मैंने डिस्ट्रॉयर को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इन आंखों में तस्वीर बसती है उनकी, ये उस तस्वीर को छुटला नहीं सकता। त्रिशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम अपने डिस्ट्रॉयर को इतना ही प्यार करती हो तो फिर उन्हें छोड़कर क्यों आ गई सृष्टि? आई मीन, ऐसा भी क्या हुआ था जो तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई, वो भी बिना उन्हें बताए? प्रलय भी उसके सवाल के जवाब के इंतजार में था, पर वो जानता था कि सृष्टि कोई जवाब नहीं देगी। त्रिशा ने आज पहली बार सृष्टि से ये सवाल नहीं पूछे थे, बल्कि पहले भी बहुत बार पूछ चुकी थी और सृष्टि ने ना कभी पहले जवाब दिया और ना ही अब उसके पास कोई जवाब था। वो त्रिशा से अपनी नज़रें तुरंत हटाकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ भैया, गाड़ी वापस स्टार्ट कर लीजिए। ड्राइवर ने उसके कहने पर एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी और इस बार गाड़ी संजीवनी निवास के बाहर ही आकर रुकी। वहीं उनकी गाड़ी से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक गाड़ी और आकर रुकी थी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर प्रलय बैठा था। उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। अब सृष्टि को गाड़ी से उतरते हुए देख उसने अपने गॉगल्स हटाए और फिर अपनी गहरी नज़रों से सृष्टि को देखते हुए सिगरेट पीने लगा। जब से सृष्टि दूर हुई थी, उसका ड्रिंक करना और स्मोक करना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ गए थे। जहाँ पहले वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वहाँ अब तो उसका गुस्सा और भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। सृष्टि और त्रिशा दोनों संजीवनी निवास के अंदर चली गई। वहीं प्रलय इस वक्त एक गहरी सोच में था। कुछ पल बाद वो मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, बेबी राणा, अब वक्त आ गया है कि आप अपने डैड के पास आ जाओ। आज ही आपके डैड आपके आने की सारी तैयारियां करवाएंगे। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और उससे अपने नए मैनेजर तुषार को कॉल किया। जैसे ही तुषार ने सामने से कॉल रिसीव किया, प्रलय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, राणा मेंशन में एक रूम रेडी करवाओ जो बेहद खूबसूरत हो। एक छोटे बच्चे के लिए वो एक ड्रीम रूम होना चाहिए। समझ गए ना? तुषार आगे से हैरानी से बोला। लेकिन राणा मेंशन में बेबी, तो उसकी पूरी बात होती इससे पहले ही प्रलय बोला, तुम्हें सवाल करने का हक किसने दिया? तुम्हारी जॉब मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना है या फिर मेरा इंटरव्यू लेना? तुषार आगे से तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी रूम रेडी करवाता हूँ। उसकी बात सुनते हुए ही प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अपनी गाड़ी वापस अपने कॉटेज की तरफ ले गया। शाम के तकरीबन 6 बजे सृष्टि बाहर गार्डन में टहल रही थी और त्रिशा ऊपर अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। इस वक्त उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल चल रहा था और प्रलय वीडियो कॉल से सृष्टि को देख रहा था, जो बड़ी मुश्किल से गार्डन में वॉक कर रही थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक ही वो जाकर झूले पर बैठी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। हालांकि वॉक करते वक्त उसे परेशानी तो पहले भी होती थी, लेकिन आज तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। संजीवनी जी बाहर आई और उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस का गिलास सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी डिलीवरी डेट से पहले हो जाए? अभी तो डॉक्टर ने 3-4 दिन का वक्त बताया है ना? सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ उन्होंने कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों माँ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट फटने को है।
उसकी बात सुनकर संजीवनी जी हंसते हुए बोली, हर प्रेग्नेंट औरत को ऐसा ही लगता है। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त पास आएगा तुम्हारा ये अजीब लगना और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसी और वापस अपने रूम में चली गई। वहीं तृषा वीडियो कॉल पर प्रलय से बोली, ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे लगता है सृष्टि की हालत सच में बिगड़ रही है और आप यहाँ पर मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, जबकि आपको तो अपनी यूनिवर्स को कॉल करना चाहिए, उनसे उनका हालचाल पूछना चाहिए, आकर उन्हें संभालना चाहिए। सच में आप और आपका बेबी दोनों बहुत ज़िद्दी हैं। प्रलय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मुझे सृष्टि का हालचाल पूछना चाहिए, चलो अब ये भी कर लेते हैं। ये बोलकर उसने तुरंत वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तृषा अपने फ़ोन की तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जो अभी भी झूले पर बैठी थी, अचानक ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। ये फ़ोन संजीव जी ने ही उसे लेकर दिया था। उसने अननोन नंबर से कॉल आते हुए देखा तो कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से आवाज़ आई, हेलो कैसी हो? सृष्टि ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वो एकदम चौंक गई और तुरंत झूले से उठ गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, कौन बोल रहा है? प्रलय मुस्कुराया और बोला, पूछ क्यों रही हो? तुम्हारी ये कांपती हुई आवाज़ बता रही है कि तुम मुझे पहचान चुकी हो। आखिर मुझे भूलना इतना भी आसान तो नहीं होगा। सृष्टि ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए प्रलय को ढूंढने की कोशिश की। एक बार फिर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय उसके आसपास ही कहीं हो। वहीं उसकी हालत देखकर बालकनी में खड़ी तृषा समझ चुकी थी कि सृष्टि के फ़ोन पर किसका फ़ोन होगा। वो सृष्टि का चेहरा पसीने से भरने लगा था। वो जल्दी से अपने रूम में आई और आकर बेड पर लेट गई। उसकी सांसें हद से ज़्यादा गहरी चल रही थी और उसे अचानक ही अपने पेट में जोरों से दर्द महसूस होने लगा था। वहीं प्रलय ने दोबारा कॉल ट्राई नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि सृष्टि अपना नंबर ऑफ कर चुकी है। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्स की जैसे एक बार पहले तुम मुझसे दूर भाग गई थी, अब भी तुम मुझसे सच में बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त भी मेरी नज़रें तुम पर थी और अब तो। ये बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। वहीं तकरीबन 1 घंटे बाद सृष्टि बेड पर लेटी हुई जोरों से चिल्लाई। उसने अपने हाथ अपने पेट पर और भी ज़्यादा कस दिए थे। वो दर्द से तड़पने लगी थी। तृषा जो किचन में थी, जैसे ही तृषा ने सृष्टि के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो तुरंत भागते हुए उसके कमरे में आई। सृष्टि बेड पर लेटी हुई दर्द से तड़प रही थी और उसे यूं देखकर तृषा हैरान थी। प्रलय ने आज ही उसे फ़ोन पर बोला था कि अब बहुत जल्द ही सृष्टि का सपना पूरा होने वाला है, जिस बात पर उसने प्रलय को समझाया भी था। लेकिन अब उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि आज ही प्रलय ने वो सब कहा और आज ही सृष्टि को इस तरह से लेबर पेन हो उठा। संजीवनी जी भी तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर सृष्टि के कमरे की तरफ आ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने सृष्टि की तरफ देखा, वो तुरंत सृष्टि के पास आई और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे देखने लगी। सृष्टि की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। संजीवनी जी तृषा की तरफ देखते हुए चिल्लाई, तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो? जल्दी से इधर आओ, हमें जल्द से जल्द सृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुँचना होगा। उनकी आवाज़ सुनकर तृषा होश में आई। वो भी जल्दी से सृष्टि के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल। सृष्टि डिलीवरी रूम में थी और डॉक्टर उसकी डिलीवरी करवा रहे थे। संजीवनी जी और तृषा डिलीवरी रूम के बाहर ही इधर उधर टहल रही थी। दोनों के चेहरे पर ही एक्साइटमेंट के साथ साथ परेशानी भी झलक रही थी। दोनों मन ही मन सृष्टि के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन परेशानी उन्हें प्रलय को लेकर हो रही थी। पता नहीं अब वो क्या करने वाला था। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। 5 मिनट बाद ही डॉक्टर डिलीवरी रूम से बाहर आई। संजीवनी जी और तृषा तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हुई तो डॉक्टर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, बेबी बॉय हुआ है और बेबी एकदम हेल्दी है। सृष्टि भी बिल्कुल ठीक है, हाँ अभी थोड़ी वीक है। उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है ताकि वो थोड़ा रिकवर कर सके। 2-3 घंटे बाद आप सृष्टि से भी मिल सकते हैं और बेबी अभी कुछ देर में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये बोलकर तुरंत डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। तृषा खुश होते हुए बोली, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं ज़िद्दी बेबी से मिलने वाली हूँ।
संजीवनी जी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं जैसे ही डॉक्टर अपने केबिन में आई, उनकी नज़र अपनी ही चेयर पर बैठे हुए प्रलय पर गई, जो अभी थोड़ी देर पहले तक उनके साथ डिलीवरी रूम में था, लेकिन अब वहाँ से दूसरे दरवाजे से निकलकर डॉक्टर के केबिन में आकर बैठ गया था। डॉक्टर उसके सामने आकर बैठी और एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है मिस्टर राणा। बेबी बेशक से हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसकी मॉम की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी माँ की ही होती है। सृष्टि उसे फीड कराएगी। बेशक से आप उसके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसकी भूख तो उसकी माँ के दूध से ही पूरी होगी ना। प्रलय अपनी जगह से उठा और एक चेक टेबल पर रखते हुए बोला, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी ज़रूरत उनकी माँ के बिना भी पूरी हो जाती है, और प्रलय राणा के बच्चे को प्रलय राणा कोई भी कमी नहीं आने देगा। ये बोलकर वो केबिन से बाहर निकलने की बजाय उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से वो केबिन के अंदर आया था, जो कि सीधा डिलीवरी रूम में खुलता था। डॉक्टर उसे रोकते हुए बोली, सृष्टि की हालत ख़राब हो जाएगी मिस्टर राणा, समझिए वो टूट जाएगी। प्रलय हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ज़रूरी तो नहीं हर बार हर एक इंसान दूसरे को ही तोड़े, कभी कभी कुछ दर्द समझने के लिए खुद भी टूटना पड़ता है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। डॉक्टर बस उसे जाते हुए देखती रह गई। प्रलय डिलीवरी रूम में वापस आया, जहाँ पर सृष्टि को अब प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। उसके पास में ही एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ था, जिसे देखते ही प्रलय ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी लाली आ गई थी। उसने अपने कदम सृष्टि की तरफ बढ़ाए और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा। इतना तो अगर खुद को चाहा होता तो वो मिल जाता, लेकिन इस प्रलय राणा की जिद तो तुम पर अड़ चुकी थी। तुम्हें अपने करीब लाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया मैंने, और फिर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख पाया। कितने महीनों से तुम मुझसे दूर हो और मैं तुम्हारे पास आ रहा था, जबकि तुमने तो मुझे एक बार देखा तक नहीं। पर अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और अपना सब कुछ तुमसे वापस लेकर जा रहा हूँ। बहुत हुआ अब मेरा तुम्हारे पास आना, अब बारी तुम्हारी होगी। मैंने प्यार में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम सामना मेरी नफरत से करोगी। ये बोलकर उसने बेबी को अपने हाथों में उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो छोटू सा बेबी अपनी आंखें बंद किए प्रलय के हाथों में सिमटा हुआ था, एकदम छोटू सा। वो मुश्किल से प्रलय के हाथों के साइज के बराबर था। प्रलय ने हल्का सा नीचे झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूमा और फिर धीमे से बोला, प्रांस प्रलय राणा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने तुरंत उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कवर किया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ खड़ी सारी नर्स भी उसे देखकर हैरान रह गई थी। वहीं संजीवनी जी और तृषा अभी भी प्राइवेट वार्ड के बाहर खड़े थे, जहाँ पर उन्हें सृष्टि और बच्चे के आने का इंतज़ार था। लेकिन जब वहाँ पर अकेली सृष्टि आई तो वो लोग हैरान रह गए। अब वो नर्स से बच्चे के बारे में पूछने वाले थे कि तृषा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तृषा ने तुरंत अपने मैसेज बॉक्स को चेक किया तो उस पर प्रलय का मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ गए। वो लड़खड़ाकर पीछे दीवार से लग गई। उसकी हालत देखकर संजीवनी जी को हैरानी हुई। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज गए? तृषा ने अपना फ़ोन संजीवनी जी के आगे कर दिया तो वहाँ पर प्रलय का मैसेज देखकर वो भी शॉक्ड रह गई और उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक चुकी थी। कुछ देर बाद सृष्टि अपने वार्ड में आई थी और अभी तक उसे होश नहीं आया था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो है कहाँ। पर हैवी दवाइयों की वजह से अभी तक वो पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं आई थी, लेकिन फिर कुछ पल बाद ही उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। उसका पेट पहले से काफ़ी कम हो चुका था। मुस्कुराते हुए उसने अपने बगल में देखा तो वहाँ पर बच्चे को ना देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। तभी वहाँ साइड में खड़ी हुई नर्स ने जल्दी से बाहर आकर तृषा और संजीवनी जी को बताया कि सृष्टि को होश आ गया है। सृष्टि के होश में आने का सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के पास से हिम्मत नहीं थी कि सृष्टि को सच बताने की, ये बताने की कि वो प्रलय के कहने पर ही आज तक उसे संभाल रही थी। पर उन्हें भी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि प्रलय सच में सृष्टि का बच्चा ऐसे ले जाएगा।
हालांकि संजीवनी जी प्रलय को तकरीबन 50 फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन एक भी कॉल प्रलय ने रिसीव नहीं किया था। अचानक ही वार्ड का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और सृष्टि एकदम बुरी हालत में उनके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने संजीवनी जी को देखा, वो तुरंत उसके पास आई और बोली, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा, मुझे याद है, मैंने बेबी बॉय को जन्म दिया था, लेकिन अब मेरे पास बच्चा नहीं है। वो नर्स मुझे कुछ बोल नहीं रही। मेरी बेबी कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके पास लेकर चलो ना माँ, प्लीज़ मुझे जल्दी से बच्चे के पास लेकर चलो। उसकी हालत देखकर तृषा और संजीवनी जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तृषा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। जैसे ही सृष्टि को तृषा का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ, वो तुरंत उसकी तरफ घूम गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, तुम्हें पता है क्या मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उसके पास लेकर चलो ना तृषा। तुम तो जानती हो ना मैं उससे मिलने के लिए कितनी पागल थी, कितनी बेसब्र थी। तुम भी तो जिद्दी बच्चे से मिलना चाहती थी ना? क्या तुम उससे मिल ली? मुझे भी उसके पास लेकर चलो ना, मुझे उससे मिलना है, मुझे देखना है, मुझे गोद में लेना है, प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर चलो ना। उसे भी तो मेरी ज़रूरत होगी ना, उसे दूध भी पिलाना होगा, कहीं वो रो ना रहा हो। तृषा रोते हुए बोली, तुम्हारा सपना सच हो गया सृष्टि। तुम्हारा डिस्ट्रॉयर तुम्हारे बच्चे को ले गया। सृष्टि ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके आंसू एकदम से रुक गए और वो गुस्से से कांप उठी। उसने एक जोरदार थप्पड़ तृषा के चेहरे पर जड़ दिया, लेकिन इस थप्पड़ का दर्द तृषा को बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके तो दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि सृष्टि की फीलिंग वो समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। सृष्टि जोर से चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। जरा सी भी बकवास की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम ही थी ना जो ये कहती थी कि मेरा ये सपना सच कभी नहीं होगा। तो अब क्यों बोल रही हो ये सब? ऐसा नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉयर मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर नहीं लेकर जा सकते। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से रोने लगी थी। उसने अपने आंसू पोंछा और तुरंत डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। संजीवनी जी और तृषा ने जब उसे डॉक्टर के केबिन की तरफ जाते हुए देखा, तो तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगी। सृष्टि डॉक्टर के केबिन में जाकर उनके सामने खड़ी हुई और बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को किसी और के देने की? मैं यहाँ पर आपके पास अपनी डिलीवरी के लिए आई थी ना, तो आप मेरा बच्चा किसी और को कैसे दे सकती हैं? ये बोलते हुए उसने डॉक्टर के करीब आकर उन्हें उनके गिरेबान से पकड़ लिया था। संजीवनी जी और तृषा दरवाजे पर खड़ी सृष्टि को देख रही थी। डॉक्टर सृष्टि की हालत देखते हुए बोली, तुम प्लीज़ अपने रूम में चलो सृष्टि, इस वक्त तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सृष्टि चिल्लाकर बोली, चुप, बिल्कुल चुप, मेरे सामने बकवास मत कीजिएगा। ये बताइए कितने में ख़रीदा आपको डिस्ट्रॉयर ने? कितने लाख में आपने अपना ईमान बेच दिया? कितने लाख में आपने मेरे बच्चे का सौदा कर दिया? आप ना बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर नहीं, एक दलाल है जो लोगों के इमोशंस को बेचती हैं। मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। मुझे किसी भी हालत में मेरा बच्चा चाहिए मेरा। ये बोलते हुए उसकी सांसें अटकने लगी थी और अचानक ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। डॉक्टर ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला और उसे तुरंत वापस प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने अब उसे एक बार फिर से नींद के इंजेक्शन लगा दिए थे और तृषा और संजीवनी जी दोनों वहीं साइड में खड़ी थी। तृषा बार बार प्रलय को कॉल और मैसेज कर रही थी, लेकिन प्रलय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक बार फिर से अब तृषा की नज़रें सृष्टि पर टिक चुकी थी। रात बीत गई थी और अब सुबह के तकरीबन 7 बजे सृष्टि की आंखें खुली और आंख खुलते ही वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नज़र सामने दूसरे बेड पर सो रही तृषा पर गई। वो जल्दी से तृषा के पास आई ताकि उसका फ़ोन यूज कर सके। उसे प्रलय को कॉल करना था, लेकिन जैसे ही उसने तृषा के फ़ोन से प्रलय का नंबर डायल किया, उस नंबर की सारी कॉल हिस्ट्री उसके सामने थी। सारे मैसेज और सॉरी पिक्चर्स जो तृषा ने हमेशा प्रलय के साथ शेयर की थी, वो उसके सामने खुल चुकी थी। वो सब देखकर सृष्टि दंग रह गई। उसने एक नज़र फिर से तृषा की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें बह निकली। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बहुत गलत किया आपने ये डिस्ट्रॉयर, बहुत ज़्यादा गलत। आपको क्या लगता है कि आप मुझ पर नज़र रख कर आप मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको छोड़कर गई थी क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया।
आपकी ज़बरदस्ती पर मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं आपकी ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। बोलकर उसने वो फ़ोन वापस तृषा के पास रखा और तुरंत उस रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय प्रांस के साथ अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुका था। प्रलय ने प्रांस की तरफ देखा और सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, जब एक माँ एक बच्चे को उसके बाप से दूर करे तो वो मजबूरी है, वो गलतफहमी है। वो उसका उसके बच्चे के लिए प्यार है, और अगर एक बाप अपने बच्चे को अपने पास लाना चाहे तो वो उसका गुनाह है। क्यों? दिल सिर्फ माँ के में होता है, बाप में नहीं। ये बोलते हुए उसका चेहरा अब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुका था। कुछ देर बाद वो प्राइवेट जेट वहाँ से मुंबई के लिए निकल चुका था। अगले दिन सुबह कुसुम जी की आँख खुली और उन्हें ऐसा लगा जैसे हॉल में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो तुरंत बाहर हॉल की तरफ आई तो उनकी नज़र सामने हॉल में इधर उधर टहल रहे प्रलय पर गई, जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो तुरंत प्रलय के पास आई और बोली, ये बच्चा किसका है प्रलय? और ये इतना छोटा, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी 1-2 दिन का मुश्किल से होगा। प्रलय प्रांस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये प्रांस है, प्रांस प्रलय राणा। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और कुसुम जी को जैसे एक झटका सा लग गया था। उन्होंने तुरंत प्रलय के आसपास देखा। उनकी नज़र अब सृष्टि को ढूंढ रही थी। वो सृष्टि को इधर उधर ढूंढते हुए बोली, सृष्टि आई है क्या? कहाँ है वो? कहाँ थी वो अब तक? तुम्हें मिल गई? मुझे उसके पास जाना है। रूम में है क्या? ऊपर अपने? ये बोलते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी तो प्रलय उन्हें रोकते हुए बोला, सृष्टि की इस घर में कोई जगह नहीं है। प्राण सिर्फ मेरा बेटा है। उसके साथ सृष्टि ना आई है और ना ही कभी आएगी। उसकी बात सुनकर कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियाँ उतर रही ईरा को जैसे एक शौक लगा था। वो तुरंत प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई और उसके हाथों में पकड़े हुए प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? ये सृष्टि का बच्चा है? इट मीन्स सृष्टि तुम्हें मिल गई। लेकिन खबरदार प्रलय, अगर तुमने इस बच्चे को या फिर सृष्टि को इस घर में रखा तो अब तुम्हारी बीबी मैं हूँ, तो सिर्फ मेरा हक है तुम पर भी। ये बच्चा तुम जल्दी से जल्दी सृष्टि को वापस दे दो। मैं इसे इस घर में बर्दाश्त। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, और तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो निकल जाओ यहाँ से, दरवाज़ा वो सामने है, जा सकती हो तुम। ये बोलकर वो उस बच्चे को वहाँ से लेकर जाने लगा। तभी वहाँ पर सृष्टि की आवाज़ गूंजी, कितनी आसानी से आप लोगों की ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं ना मिस्टर राणा, कि कौन कब आपके पास रहेगा और किसे कब आप अपनी ज़िंदगी से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। सृष्टि की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे प्रलय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर सृष्टि बड़ी ही खराब हालत में खड़ी थी, क्योंकि कल ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और आज उसे इस तरह से शिमला से मुंबई आना पड़ा। अपने सामने प्रलय को देखकर सृष्टि को अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ होने को थी, लेकिन उसने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया था। प्रलय को अपने सामने देखकर सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसे क्या महसूस हो रहा है। वो इंसान जिसे उसने बहुत प्यार किया था, लेकिन उसे बदले में सिर्फ धोखा मिला। हालांकि ये सिर्फ सृष्टि की सोच थी, जबकि ऐसा कुछ भी था नहीं। वहीं प्रलय भी अपनी तिरछी नज़रों से सृष्टि को देख रहा था। कुसुम जी तो बस सृष्टि की तरफ देखती ही रह गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो सृष्टि के पास पहुंचती उससे पहले ही ईरा वहां पर उसके सामने आकर खड़ी हुई। ईरा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अभी तुम्हारा बेबी यहाँ पर सही तरह से लैंड भी नहीं हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गई। कितनी चालाक हो ना तुम, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है ना? पहले बच्चे को प्रलय के पास पहुँचाना और फिर बच्चे को अपना हथियार बनाकर खुद भी प्रलय के पास आ जाना। ईरा को देखते हुए सृष्टि थोड़ी हैरान थी। वो ईरा की तरफ देखते हुए बोली, और तुम होती कौन हो मेरे और मिस्टर राणा के बीच में बोलने वाली? उसका सवाल सुनकर ईरा की भौहें तन गई। वहीं प्रलय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। ईरा बेहद एटीट्यूड भरी आवाज़ में बोली, बीबी हूँ मैं प्रलय की। उसकी बात सुनकर सृष्टि के होश उड़ गए। उसने अब तक खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब उसके पैर अपनी जगह से लड़खड़ा ही गए। ईरा एक बार फिर से एटीट्यूड के साथ बोली, सुना तुमने, बीबी हूँ मैं प्रलय की। मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे और प्रलय के बीच में आने का।
तुम तो उसे छोड़कर भाग गई थी ना, लेकिन ईरा ओबराय भागने वालों में से नहीं है। प्रलय ने शादी की है मुझसे और अब तुम्हारा उस पर और उस घर पर कोई हक नहीं है, इसलिए अपने बेबी को लो और यहाँ से निकल जाओ। कुसुम जी तुरंत आगे की तरफ आई और ईरा को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सृष्टि से ऐसे बात नहीं कर सकती। ईरा भी गुस्से से बोली, और आप भी मेरे और सृष्टि के बीच नहीं आ सकती। वैसे भी आपको तो सृष्टि ही अच्छी लगेगी। आज तक कभी आपने मुझे तो अपनी बहू माना ही नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस लड़की को यहाँ पर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सृष्टि उसकी बात सुनते हुए बोली, मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक़ नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना बच्चा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति हैं ना मिस्टर राणा, तो जाओ जाकर उनसे कहो कि वो मुझे मेरा बेबी लौटा दें। मैं उसे लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। उनकी बात सुनकर ईरा तुरंत बोली, रुको अभी। ये बोलकर वो तुरंत प्रलय के पास गई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं प्रलय, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने खुद आगे बढ़कर मुझसे शादी की थी और अब तुम किसी और के बच्चे को यहाँ पर उठाकर नहीं लेकर आ सकते। अगर तुम्हें बच्चे ही चाहिए तो तुम जितने कहोगे मैं तुम्हें उतना पैदा करके दे दूँगी, लेकिन मैं सृष्टि को और इस बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे जो होता है तुम कर लो, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर ही रहेगा। ये बच्चा सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये बोलते हुए अब वो सृष्टि की तरफ देखने लगा था। सृष्टि तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। अगर आपका होता तो आप मुझसे कभी भी ये छुपाते ही नहीं कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि खून से भी आपका है, लेकिन आपने मुझसे छुपाया। तो अब आप इस पर अपना हक क्यों जता रहे हैं? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इन फालतू से सवालों का जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर सृष्टि को उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र प्रलय की गोद में सिमटे हुए उस बच्चे पर गई जिसके लिए वो लड़ रही थी। उसे देखते ही जैसे एकदम से उसके तपते हुए कलेजे को ठंडक मिल गई। वो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन प्रलय पीछे की तरफ हो गया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, सोचना भी मत। प्रांस राणा को हाथ लगाना तो दूर, से देखने का हक भी तुम्हें नहीं है। जैसे ही प्रलय ने प्रांस को पीछे की तरफ किया, सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर राणा। प्रलय अब आगे की तरफ हुआ और उसके चेहरे के थोड़ा करीब आकर बोला, मिस्टर राणा तो कुछ भी कर सकता है। वो तो डिस्ट्रॉयर था जो तुम्हारे प्यार में पागल था, दीवाना था, आशिक था तुम्हारा। लेकिन अब जो तुम्हारे सामने है वो प्रलय राणा है, और प्रलय राणा कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर वो प्रांस को अपने साथ अपने रूम में ले गया और सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। कितना तरस रही थी वो प्रांस को अपने सीने से लगाने के लिए, लेकिन प्रलय ने उसे ढंग से देखने तक नहीं दिया। सिर्फ प्रांस के लिए ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं प्रलय के लिए भी तड़प रही थी। वहीं प्रलय के जाने के बाद ईरा गुस्से से कांपती हुई वहीं खड़ी रह गई थी। कुसुम जी सृष्टि के पास आई। सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रो रही थी और जब कुसुम जी उसके सामने आकर खड़ी हुई तो वो तुरंत उनके सीने से लग गई। एक वही थी जो शायद इस वक्त पर उसे समझ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय बेबी को लेकर उसके रूम में आया था जो उसने कल ही रेडी करवाया था। हालांकि सब हैरान थे कि प्रलय राणा मेंशन में बच्चे का रूम रेडी क्यों करवा रहा है, और अब उन्हें समझ आया कि आखिर ये सब क्यों हुआ। ईरा गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपने रूम में चली गई। वहीं कुसुम जी सृष्टि की तरफ देखकर बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं प्रलय से बात करूंगी, लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सृष्टि अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं माँ, रेस्ट से ज़्यादा मुझे मिस्टर राणा से बात करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो उस रूम में गई जहाँ प्रलय गया था। कुसुम जी बस उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं प्रलय प्रांस को लेकर उस रूम में आया। वो रूम उसने प्रांस के लिए पूरी तरह से रेडी करवाया हुआ था, जिसमें तरह तरह के झूले, पालने, खिलौने और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था। प्रलय ने प्रांस को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो उसे लेकर बेड पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में दूध की बोतल थी जिससे वो प्रांस को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही दरवाजे पर आकर सृष्टि खड़ी हुई और उसने ये सब देखा, उसकी आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि प्रांस उस बोतल से दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं था।
लेकिन वो जिस तरह से रो रहा था साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और वो भूख से तड़प रहा है। दूसरी तरफ सृष्टि उसे अपना दूध पिलाने के लिए तड़प रही थी। वो अंदर की तरफ जाने लगी तो प्रलय बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे और मेरे बेटे को डिस्टर्ब करे, इसलिए बाहर के लोग बाहर ही रहें। उसकी बात सुनकर सृष्टि का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गया। वो एक पल भी बाहर नहीं रुकी और सीधा प्रलय के सामने आकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, और मुझे भी पसंद नहीं कि कोई मुझसे मेरा बेटा छीने। किसी को हक नहीं है मुझसे मेरे बेटे को छीनने का, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। ये बोलते हुए उसने प्रांस पर अपने हाथ रख दिए। प्रलय ने तुरंत प्रांस को पीछे की तरफ लिया। सृष्टि ने एक बार फिर से उस पर अपने हाथ रखे और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? आप पागल हो गए हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रांस कितना ज़्यादा रो रहा है? आप उससे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक दिन के बच्चे को बोतल से दूध पिलाता है क्या? उसकी माँ अभी जिंदा है, मर नहीं गई जो आप उसे। उसकी बात सुनते हुए प्रलय ने तुरंत गुस्से भरी नज़रें सृष्टि पर डाली, वरना अब तक तो वो सृष्टि को देख भी नहीं रहा था। वहीं सृष्टि उसकी उन नज़रों से थोड़ा सहम गई और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रांस मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप बेशक से उसे मुझसे वापस ले लीजिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, बस 5 मिनट के लिए दे दीजिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, 5 मिनट की वैल्यू तुम जानती हो क्या? तुमने मेरा 5 मिनट इंतज़ार किया था जब यहाँ से भाग रही थी। क्या कहा था डॉक्टर ने तुम्हें कि तुम्हारे हस्बैंड आने वाले हैं, बस 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरे आने से पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई। तब तुम्हें 5 मिनट नहीं दिखाई दिए थे? तब तुम्हें किसी का रोना नहीं दिखाई दिया था? क्या लिखा था तुमने उस मैसेज में कि मैं पत्थर दिल इंसान हूँ? तो अब तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं पिघल जाऊंगा और अपना बेटा तुम्हें दे दूंगा? भूल जाओ कि मैं तुम्हें प्रांस को हाथ भी लगाने दूंगा। ये बोलते हुए वो प्रांस को लेकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे की तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं भी देखती हूँ आप प्रांस मुझे कैसे नहीं देते हैं। ये बोलते हुए उसने अब तेजी से अपना हाथ प्रांस पर रखा और प्रांस को एक ही झटके में प्रलय से खींच लिया। प्रांस सीधा उसके सीने से लगा और पलक झपकते ही अब सृष्टि उसे लेकर सामने सोफे की तरफ चली गई और जल्दी से उसने कपड़े उठाकर प्रांस को अपने सीने से वापस लगा लिया। अगले ही पल प्रांस का रोना बंद हो चुका था और सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे अपने सीने में जोरों से दर्द महसूस हुआ था। वो पहली बार प्रांस को फीड करा रही थी, इसलिए उसे इस तरह से दर्द उठा था। वहीं प्रलय अपनी जगह पर खड़ा अभी भी सृष्टि की तरफ देख रहा था। सृष्टि का चेहरा उसकी तरफ नहीं था, लेकिन वो जानता था कि सृष्टि क्या कर रही है। प्रलय उसकी तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि ने जैसे ही उसके कदमों को अपने पास आते हुए महसूस किया, वो तेजी से बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा, सिर्फ 5 मिनट। मैं जानती हूँ आप नाराज़ हैं मुझसे और मुझे आपकी नाराज़गी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले भी पत्थर दिल थे और अब भी आप पत्थर दिल ही हैं। पहले आपकी ज़िद मैं थी और आज आपकी ज़िद प्रांस है, लेकिन आप अपनी ज़िद के चलते ये क्यों भूल जाते हैं कि सामने वाले को तकलीफ़ होती है। जैसे पहले मुझे तकलीफ़ हुई थी वैसे अब प्रांस को हो रही है। मैंने वो तकलीफ़ बर्दाश्त की थी, लेकिन मैं प्रांस को ये तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। उस पर मेरा भी हक है और आप मुझसे मेरा हक छीन नहीं सकते। प्रलय तुरंत बोला, हक की बात तुम तब कैसे भूल गई थी जब तुम प्रांस को मुझसे दूर लेकर जा रही थी? पता चल गया था ना तुम्हें कि प्रांस मेरा खून है, तो तुम उसे मुझसे दूर कैसे ले गई? अब मैं भी अपने बेटे को अपने पास रखूँगा। जैसे तुमने मुझसे मेरे बेटे को दूर रखा, अब तुम्हें भी प्रांस से दूर रहना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो सृष्टि के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने प्रांस को सृष्टि की गोद से ले लिया। वो बेचारा अभी बहुत छोटा था, इसलिए थोड़ा सा दूध पीते ही गहरी नींद में सो गया था। वहीं सृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई। उसने प्रलय को इसलिए नहीं रोका क्योंकि अगर वो प्रलय को रोकती तो शायद प्रांस जग जाता और वो नहीं चाहती थी कि अब प्रांस और भी ज़्यादा रोए। पहले ही रो रो कर उसका गला बैठ चुका था। सृष्टि प्रलय की तरफ देखती रही और प्रलय उसे लेकर पालने की तरफ बढ़ गया और उसे पालने में लिटाकर हल्का हल्का झूला देने लगा। प्रलय बिना सृष्टि की तरफ देखे बोला, तुम्हारे 5 मिनट पूरे हुए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सृष्टि उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली,
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, और मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। वैसे भी किस हक से यहाँ रहने आई हो तुम? फ्रांस पर मेरा हक है, वो मेरा बेटा है, उसका मेरे साथ रहना जायज़ है। लेकिन तुम यहाँ किस हक से रहने की सोच रही हो? बीवी तो तुम मेरी हो नहीं, तो फिर किस रिश्ते से तुम राणा मेंशन में खड़ी हो? उसका सवाल सुनकर सृष्टि एकदम सुन्न रह गई। अब तो वो प्रलय की बीबी नहीं थी। तभी वहाँ पर ईरा की आवाज़ गूंजी, एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ सृष्टि कि तुम किस हक से यहाँ पर खड़ी हो? ईरा की आवाज़ सुनते ही सृष्टि ने उसकी तरफ देखा। वहीं ईरा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, फ्रांस सो रहा है और मैं नहीं चाहती उसकी नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए आप एक फेवर करेंगे क्या मिस्टर राणा? अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए। ईरा गुस्से से गरजते हुए वहाँ पर आई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम प्रलय को क्या बोल रही हो? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन भेजता है। ये मेरा घर है, प्रलय मेरे पति हैं, यहाँ पर मेरा हक है। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले गई। प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो रहे थे। सृष्टि ने ईरा को रूम से बाहर किया और बोली, बेशक से ये तुम्हारा घर होगा, लेकिन इस रूम में मेरा बेटा है और इस रूम पर मेरा हक है। आइंदा अंदर आना हो तो इजाज़त लेकर आना। मुझे फालतू के लोग अपने आसपास और अपने बच्चे के आसपास बिल्कुल भी नहीं पसंद। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जबकि प्रलय अभी भी रूम के अंदर था। प्रलय उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। सृष्टि बेड की तरफ जाने लगी। प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि सीधा उसके सीने से आ लगी और दर्द से उसकी आह निकल गई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और दर्द से रोने लगी। तभी प्रलय ने अचानक ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर जा रहा था और सृष्टि उसकी आंखों में देख रही थी। सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे। प्रलय तुरंत बोला, अगर छोड़ूंगा तो सीधे नीचे गिरोगी। सृष्टि ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ कस दिए ताकि अगर प्रलय उसे नीचे गिराए भी तो सृष्टि नीचे ना गिरे। उसकी हरकत देखकर प्रलय अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। वो सृष्टि को लेकर बेड पर आया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। तो सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जोरों से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बेड पर ऐसे कैसे मेरे साथ सो सकते हैं? प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारा बेड कहाँ से हो गया? ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है, तुम्हें यहाँ पर सोने दे रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। चुपचाप अपने 2-3 घंटे की नींद पूरी करो और मेरे उठने से पहले यहाँ से चली जाना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मैं बार बार नहीं देखना चाहता। ये बोलकर प्रलय ने अपनी आंखें बंद कर ली और करवट लेकर दूसरी तरफ लेट गया। वहीं सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो खुद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसने प्रलय से अब ज़्यादा बहस न करने का सोचा और चुपचाप तकिए पर अपना सिर रखकर लेट गई। वो मुंह फुलाते हुए बोली, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो फ्रांस को लेकर जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलते हुए वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि प्रलय ज़बरदस्ती फ्रांस को यहाँ लेकर आया, बल्कि उसकी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे थे क्योंकि प्रलय ने ईरा से शादी कर ली। वहीं उसके सिसकने की आवाज़ प्रलय को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने पलटकर सृष्टि की तरफ नहीं देखा। वहीं कुछ ही देर में सृष्टि सिसकते हुए गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके सोते ही प्रलय ने करवट लेकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके बिल्कुल करीब हो गया। उसने सृष्टि के बगल में अपना हाथ रखा और फिर अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रख कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। हालांकि प्रलय इन 6 महीने में बहुत बार सृष्टि से मिल चुका था। जब भी प्रलय सृष्टि से मिलने शिमला जाता था तो रात के वक्त सृष्टि गहरी नींद में सो रही होती थी और प्रलय भी बहुत बार उसके बगल में यूं ही लेट कर ना जाने कितनी देर तक उसे देखता रहता था। और अब भी प्रलय उसके चेहरे को देख रहा था और उसे देखते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो रही थी। कुछ देर बाद प्रलय ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल कर राणा मेंशन बुलाया। वहीं सृष्टि अभी भी गहरी नींद में थी और फ़ोन पर बात करने के बाद प्रलय एक बार फिर से उसके बगल में लेट गया और इस बार जैसे ही प्रलय उसके बगल में लेट गया, सृष्टि सरक कर उसके करीब हो गई और उसने अपना सिर प्रलय के सीने पर रख दिया।
प्रलय की आंखें अपने आप बंद हो गई थी और उसकी आंखों में थोड़ी नमी भी आ गई थी। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके ये पार्ट बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट और लाइक में कोई कमी नहीं करेंगे। क्या सृष्टि प्रलय की नाराज़गी दूर कर पाएगी? आखिर प्रलय ने इरा से शादी क्यों की? और नताशा कहाँ है? आगे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने आपको बाकी हैं, बहुत सारे सस्पेंस और ड्रामे के साथ। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।